हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 13 में हमने किसी भी वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है इन 2D, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर दे रखा हो तो किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिजोल्व किया जाता है, कैसे उसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं। आज भी हम उसी से जुड़ा हुआ एक थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, यानी किसी वेक्टर को 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे बांटा जाता है, कैसे रिजोल्व किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ हेडिंग है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? The resolution of a vector into 3 mutually perpendicular vectors is known as a rectangular components of a vector in 3 dimensions। ये कह रहा है कि किसी भी वेक्टर के अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों पार्ट फाइंड आउट कर दे, तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर दे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। यानी इस तरीके से है जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये आपका कोई वेक्टर दिया हुआ है। तो इस वेक्टर का अगर हम तीनों एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग जो है कितना पोर्शन इन्वॉल्व है अगर वो फाइंड आउट कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर ए वेक्टर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हैज टू बी रिजोल्व्ड इनटू 3 कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मान लीजिए आपको जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस गिवन है। ठीक है, और यहां पर ये कोई आपने वेक्टर ले लिया है ओ ए वेक्टर। इस वेक्टर को आपको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, जिसमें एक्स एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, वाई एक्सिस का भी, जेड एक्सिस का भी। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं देखिए। आई कैप, जे कैप, के कैप, सॉरी, लेट द कंपोनेंट्स ऑफ रिजोल्व्ड बाय वेक्टर ए। मान लिया आपने जो है इस वेक्टर ए के जो 3 पोर्शन है वो आपने एज्यूम कर लिए, कंसीडर कर लिए है कि इस साइड में जो है क्या है? ए एक्स वेक्टर है, और वाई वाले में क्या है? ए वाई वेक्टर है, और जेड वाले पोर्शन में क्या है? ए जेड वेक्टर है। इस तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस के जो अलोंग है यूनिट वेक्टर आप जानते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के जे कैप एंड जेड एक्सिस के के कैप होता है। ठीक है, अब हम इसकी ये फिगर कंप्लीट कर लेंगे, इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? रफली बना रहा हूं, वैसे तो एक्चुअल फिगर मैंने ऊपर बना दी है। ये इस तरीके से मैंने फिगर बना दी, वैसे तो सही फिगर मैंने ऊपर बना दी, ये तो रफली फिगर है। ठीक है, अब इसको देखें क्या है। चलिए ऊपर वाली फिगर में ही बात करते हैं। इसको मैंने 3D में कन्वर्ट किया है। देखिए, ये आपको ओ ए वेक्टर गिवन है। ओ ए वेक्टर का 3 पोर्शन में जो डिवाइडेशन है वो क्या है? ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर। ठीक है, आपने इसको जो है 3D में कन्वर्ट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ओ क्या है हमारा? ओरिजिन है, इसको हमने नेमिंग कर दिया ओ। ए एक्स वेक्टर है, हमने इसको बी ले लिया एक्स एक्सिस पर, फिर सी ले लिया हमने वाई पर, और डी ले लिया हमने किस पर? जेड पर। और बाकी बचा हुआ है यहाँ पर जो है आपका ई ले लिया है। बाकी आप और नाम देना चाहे तो दे सकते हैं इस क्यूबॉइड के। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर के है, क्लियर है। ओ बी वेक्टर किसके आपने एज्यूम करा? ए एक्स वेक्टर के। ओ सी किसके है? ओ सी हमारा ये रहा, और ओ सी जो है इसके पैरेलल है। यहाँ ध्यान दो, ये और ये दोनों वेक्टर जो है
इक्वल वेक्टर है। क्यों इक्वल वेक्टर है? क्योंकि लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इसी वजह से आपने क्या लिखा, OC इज इक्वल टू EA वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इक्वल क्यों है? क्योंकि ये क्यूबॉइड है। नेक्स्ट OD वेक्टर इज इक्वल टू Z वेक्टर। क्लियर है? अब यहाँ बाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAE देखिए ध्यान से, OAE इसमें आप ट्राइंगल लो लोगे। अगर ट्राइंगल लो लेते हैं तो ट्राइंगल लो ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स जो है एक ही ऑर्डर में हो तो उनका सम अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर है उसके इक्वल होता है। यानी ट्राइंगल की अगर साइड दी हुई है, दो साइड जो है वेक्टर्स को शो कर रही है और सेम ऑर्डर में है, तो तीसरी साइड भी जो है उनके रिजल्टेंट को शो करेगी जो कि उनके अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो ये देखिए ट्राइंगल लो ही अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ये दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, OE और EA का, और OA अपोजिट ऑर्डर में है, तो वही लिखा है OA वेक्टर इज इक्वल टू OE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट ले ली है। अब पैरेललोग्राम लो अप्लाई करते हैं। इन पैरेललोग्राम OBED, OBED ये नीचे जो बना हुआ है एक्स और जेड प्लेन में बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है? पैरेललोग्राम लो ये बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को शो करती हो तो उनका जो डायगोनल है वो उनके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो OD है और OB है ये इसकी एडजेसेंट साइड्स को शो कर रही है, और OE जो है वो क्या है? इसका डायगोनल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया OE वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर, यानी OB प्लस OD। नेक्स्ट, ये OE की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर दी तो हमारी इक्वेशन ये कन्वर्ट होगी OE वेक्टर इज इक्वल टू OB प्लस OD प्लस EA। अच्छा ये वैल्यू उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया आपने। देखिए OA वेक्टर की वैल्यू क्या है? A वेक्टर, ये A वेक्टर रख दी। OB AX वेक्टर है, ये रहा यहाँ पर। फिर आपको AZ वेक्टर दिया हुआ, ये रहा OD वेक्टर, और EA वेक्टर जो है OC वेक्टर के इक्वल है, यानी AY वेक्टर हो गया। ठीक है, इनको थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। अब हम जो है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, पहला जो वेक्टर है हमारा आई कैप है, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है EX वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा AX वेक्टर डिवाइडेड बाय AX। क्लियर है? हम यहां से AX वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। दिस विल बी AX वेक्टर इज इक्वल टू AX इंटू आई कैप, ये हो गया। ऐसे में सिमिलरली जे वेक्टर लिख देता हूं। जे वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर अपॉन AY वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां से, AY वेक्टर इज इक्वल टू हो गया है AY इंटू जे कैप, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया है AZ वेक्टर इज इक्वल टू AZ इंटू के कैप। ये सिमिलरली मैंने कर दिया। ठीक है, अब आपने AX वेक्टर, AY वेक्टर, AZ वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखोगे तो वेक्टर A इज इक्वल टू AX वेक्टर की वैल्यू क्या आई? AX आई कैप प्लस AYJ कैप। ठीक है, AZ की वैल्यू रखो, AZ वेक्टर की AZ के कैप। ठीक है, ये आपने जो है वेक्टर A को तीनों एक्सिस में रिजोल्व कर दिया है, यानी इसका तीनों एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हिस्सा है, पोर्शन है, तो वो आपने रिजोल्व कर दिया है। अब हम इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो कैसे करते हैं, चलिए देखिए।
चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहां पर एक हेडिंग बना दी है, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो आप इसको, मैग्नीट्यूड, या आप इसको बोल सकते हो मॉडुलस। मॉडुलस वैसे तो मैंने थोड़ा पीछे भी ये बता दिया था आपको जब स्टार्टिंग की थी, लेकिन यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। देखिए आपको ये वेक्टर ए गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर इसका मॉडुलस निकाले तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन ये आया कहाँ से है वही बताना है यहाँ पर। देखिए कैसे करते हैं। इसमें ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ई ए, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, इसमें एंगल ई जो है 90 डिग्री है। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है 90 नहीं है, जबकि 90 है। ये इस तरीके से है, ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर पर 90 डिग्री बना रहा है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये 3D फिगर में क्लियर हो जाएगा। तो एंगल ई 90 हो गया, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब ये 90 बन रहा है ये वाला एंगल, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ओ ई जो है हमारा नहीं पता है, ये हमें पता है ए वाई था, हमने पीछे नोट किया था यहाँ पर ई वाई, लेकिन ओ ई नहीं पता। अब इसको ऐसा करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लेकर के, शायद सेकंड पीछे ले लिया था, हाँ ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पर लेके चलेंगे ओ बी ई डी, यहाँ लिखेंगे इन पैलोग्राम कौन सा है, ओ बी ई डी। अब इसके बीच में क्या लगाएंगे, यहां लिखेंगे बाई पैलोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कौन सा है, ये जरूरी है लिखना, ऑफ वेक्टर एडिशन इन कौन सा मेथड पढ़ा रखा है आपको, एक ज्योमेट्रिकली और एक एनालिटिकली मेथड, इन एनालिटिकली फॉर्म में। अब एनालिटिकली फॉर्म कैसे है, देखिए ये इसकी दो एडजेसेंट साइड जो है दो वेक्टर को शो कर रही है, इनका जो रिजल्टेंट ओ ई होगा वो क्या होगा, जैसे हम निकालते थे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कोस थीटा, उस वाले फॉर्मूले से निकालते थे। क्यों निकालते थे, वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता था जब उनके बीच का एंगल पता हो। तो वही फंडा हम यहाँ यूज करेंगे। ये एंगल जो है यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी इंटू ओ डी इंटू कॉस थीटा, थीटा फॉर 90 है, यहाँ थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री। अगर इसको सोल्व करोगे कोस 90 हो गया 0। 90 कौन था, ये वाला एंगल, ये 90 है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ही एक दूसरे से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया भैया आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0, ये मैंने खत्म कर दिया, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई की वैल्यू रखो ओ ई स्क्वायर की, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। अब ओ ए क्या है, ओ ए आपको पता है ए है,
ओ बी क्या है, ओ बी ये रहा आपका, ओ बी वेक्टर नहीं है, ओ बी फॉर यानी उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस ओ डी क्या है, ओ डी ये रहा ए जेड का स्क्वायर हो गया है प्लस ई ए क्या है, ई ए ये रहा ई ए फोर, ये हो गया ओ सी स्क्वायर यानी ए वाई का स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया ए इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब ये आया तो ऐसे है, आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और आपने पैरेललोग्राम लगाया है एनालिटिकल फॉर्म में, लेकिन हम पढ़ा क्या देते हैं कि अगर आपको वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए और उसका तीनों के सम का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे आपको लर्न करा दिया जाता है, ठीक है। तो वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया वो बता दिया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बता दिया है, और अब हम जो है इस वेक्टर का वेक्टर के एंगल्स निकालेंगे। अब एंगल्स कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा 2D फिगर में होता तो हम tan थीटा के अकॉर्डिंग निकाल लेते, अब ये 2D में ना होकर के 3D में है, तो यानी वेक्टर जो है हर एक्सिस से, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी किसी ना किसी एंगल पर झुका हुआ है, तो वो तीनों एंगल निकालने हैं। अब वो तीनों एंगल जो है हमने एज्यूम कर लिया, वो तीनों एंगल मान लीजिए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से आपका अल्फा एंगल बना रहा है और ये वाई एक्सिस से जो है कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, और ये जो है जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल ये बना रहा है, तो हमें तीनों एंगल निकालने हैं। अब ये तीनों एंगल अगर हम कोस की फॉर्मा निकालते हैं, कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका जो है रेशियो होता है उसकी फॉर्म में अगर हम निकाले तो वो इजीली फाइंड आउट होते हैं। निकाल तो हम इनको साइन में भी सकते हैं, टेन में भी सकते हैं, लेकिन कोस में इजीली होते हैं, तो इसलिए हम इनको कोस में निकालेंगे। और चूंकि ये सारे के सारे एंगल जो है कोस में फाइंड आउट होंगे, इसलिए इनको कहा जाता है, तीनों को तीन एंगल निकलेंगे, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी, वो कोस की फॉर्म में निकलेंगे, इसलिए उनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए कैसे उनको निकालते हैं। चलिए यहीं पे बता देता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, ध्यान देना यहाँ पर, कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा। आप जानते हो कोस में जो होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम कोस अल्फा देखें यहाँ पर, तो कोस अल्फा हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेस हमारा ये रहा और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ये, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए एक्स अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने लगा दिया यहां पर। क्लियर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए उसको हम बाद में बताएंगे, सॉरी इसको सही कर देता हूं। और कॉस बीटा अगर हम निकालें यहां पर, ये क्या होगा, अब कोस बीटा को अगर देखा जाए तो कोस बीटा में भी क्या है, ये बीटा है और ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। ये फिगर थोड़ा है ऐसा हो जाएगी, इसको अगर हम जो है थोड़ा टर्न कर लेंगे फिगर को, तो ये एंगल तो हो जाएगा हमारा बीटा, ये वाला एंगल बीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरीके से। तो इसमें भी बेस क्या बन जाएगा, ए वाई अपॉन ए हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर कॉस गामा निकालें तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ए जेड अपॉन ए, ठीक है। हम इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स क्या है हमारा, आई का कोफिशिएंट है, यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप अपॉन इस पूरे का क्या है, मैग्नीट्यूड है।
ऐसे ही हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलिए अब जरा हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से ax की वैल्यू निकालें तो हमारी ax की जो वैल्यू आएगी, ध्यान दें यहां पर क्या हो जाएगी, a cos अल्फा। और ऐसे ही जो है अगर हम यहाँ पर ay की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी a cos बीटा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं अभी बताने वाला हूं मैं आपको। अगर यहाँ से a z की वैल्यू निकालें तो a cos गामा, ये तीन वैल्यू हमने निकाल ली। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करना चाह रहे हैं। इसको हम जो है फोर्थ ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, इसको फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ये वैल्यू सारी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस एल्फा, यानी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ये आपने तीनों वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पुट कर दी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ए स्क्वायर जो है इस वाले पोर्शन में से कॉमन है, और कॉमन लेकर के डायरेक्ट मैंने काट भी दिया। जब ये आपने कट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ 1 रह जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये एक रिलेशन मिल गया है कि अगर आपको जो है किसी वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो तो वो हमेशा उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर मान लीजिए आपको 2 मालूम हो तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से तीसरा डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो है किसी भी वेक्टर को के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया है, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस क्या होता है वो बता दिया है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो आपको बता दिए हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और इन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा में क्या रिलेशन है वो भी आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और बता दो, आपको आगे मिलेगा सीखने के लिए, कोस अल्फा को एल बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ये आपको जो है मैथ में भी मिलेगा सीखने को, एल भी बोलते हैं इसको, एम भी बोलते हैं और इसको एन भी बोलते हैं। ठीक है, एल एम एन। ये आप यहाँ ये भी बना सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप ये वाला फंडा भी बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो आज मैंने जो है आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। थैंक यू।